X-ray, heading the top X-ray. तो we had seen electromagnetic wave spectrum. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में हमने ये देखा था कि सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो गामा रे का होता है, या कह सकते हो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे का होता है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे का, उससे कम एक्सरे का, उससे कम अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। राइट से लेफ्ट जाने पे फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रहा था, और लेफ्ट टू राइट जाने पे वेवलेंथ बढ़ रहा था। So X-rays are so X-ray is also a part of this electromagnetic wave spectrum. So X-rays are nothing but high energy photons having wavelength in between 0.1 angstrom to 100 angstrom. आप नोट्स लिख लीजिएगा, बाद में पीडीएफ आपको भेज दूंगा, समझ लो बढ़िया से, जो दिक्कत होता है बिल्कुल पूछिएगा। लैम्डा का वैल्यू एक्सरे के लिए लाई करता है इन बिटवीन 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। बाउंड्रीज आर नॉट शार्प। बाउंड्रीज आर नॉट शार्प का मतलब ऐसा नहीं है कि 100.2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा तो आप बोलोगे एक्सरे नहीं है, ठीक है, या 0.09 एंगस्ट्रॉम हो गया तो आप बोलोगे कि एक्सरे नहीं है। तो बाउंड्रीज आर नॉट शार्प। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में आप जानते हो स्पीड c होता है। सो स्पीड ऑफ एक्सरे आल्सो इन वैक्यूम इज c. X-ray is unaffected by electric and magnetic fields. Next, let us come to production of X-ray. तो X-ray जो है वो दो तरीके से प्रोड्यूस होता है, और एक एक करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो एक मेथड है बाय इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाय इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब याद करो आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता था कि लाइट इंसिडेंट कराते थे हम लोग मेटल के ऊपर। तो लाइट इंसिडेंट कराते थे मतलब फोटोन्स इंसिडेंट कराते थे, फोटोन से एनर्जी लेकर के, फोटोन से एनर्जी लेता था एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वो मेटल के बाहर आ जाता था, ठीक है। तो वहां पे हम लोग फोटोन्स इंसिडेंट कराते थे और फोटोन से एनर्जी ट्रांसफर होता था इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एंड ये होगा, क्या बोलते हैं, इसका इनवर्स प्रोसेस क्या होगा? इसका इनवर्स प्रोसेस होगा कि इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट करवाओ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आपने एक्सेलरेट करवाया तो हाई काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है, हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, वो इंसिडेंट हुआ एक हैवी मेटल टारगेट पे, हैवी मेटल टारगेट पे। एंड ये जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं यहाँ पे, ये जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं मेटल से, सो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है वो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, और जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है आपका, वो कन्वर्ट होता है photons में. So when a beam of very fast electrons strike a heavy metal, a part of kinetic energy gets converted into X-ray. Conversion into X-ray is less than 0.1%. 0.1% से भी कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका 0.1% से भी कम एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हो पाता है, and more than 99.9% of kinetic energy is converted into heat. So most of the energy gets converted into heat. उसकी वजह से मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो मेल्ट भी हो सकता है। इसलिए हम लोग ऐसे मेटल का यूज़ करते हैं जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा हो। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, आपने पढ़ा था Q इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। So S is equal to delta Q by M delta theta, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसका ज्यादा होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, आप इस फॉर्मूला पे फोकस करो, डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। तो ये देखो, मास, जो मेटल का मास है वो तो कांस्टेंट ही है, मेटल का मास तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, मान लो अगर आपने डेल्टा क्यू दिया,
तो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा तो डेल्टा थीटा कम होगा, उसका राइज इन टेम्परेचर कम होगा, है ना। आप जो हीट दे रहे हो डेल्टा क्यू, अगर डेल्टा एक गिवन अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया डेल्टा क्यू, ठीक है। और लेटर से दो मेटल है, एक मेटल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S1, उसका चेंज इन टेम्परेचर हुआ डेल्टा थीटा 1, ठीक है। मास मान लो सेम ही है सबका, दो दो मेटल्स हैं, मास सेम ही है, दूसरे का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S2, उसके टेम्परेचर में चेंज हुआ डेल्टा थीटा 2। मास सेम है तो क्या हो गया, S1 डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू S2 डेल्टा थीटा 2। तो जिसका S ज्यादा होगा उसका डेल्टा थीटा कम होगा, उसका राइजिंग टेम्परेचर कम होगा। सो हम लोग जो मेटल जिस पे स्ट्राइक करवा रहे हैं हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से, वो मेटल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगा एंड उस मेटल का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ऐसे मेटल्स हैं, टंगस्टन है, ठीक है, मॉलिब्डेनम है। तो these are the metals we use. X-ray produced by the above process is a mixture of a large number of wavelengths starting from a lowest value lambda mean, starting from a lowest value lambda mean. So X-ray contributing all, अच्छा अब यहाँ पे जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है ना, आई मीन ये it contains a large number of wavelengths. So it contains a large number of wavelengths starting from a particular value, particular minimum value. So ऐसे टाइप के एक्सरे को which contains a large number of wavelengths, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस, जो है सारे वेवलेंथ्स प्रेजेंट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर वैल्यू। तो ऐसे एक्सरे को हम लोग कंटिन्यूअस और वाइट एक्सरे जो है वो बोलते हैं। एंड ये ऐसा क्यों होता है, एक बार जो मैंने आपको वीडियो भेजा था तो उसमें था, हम लोग इसको ना देखते भी हैं अभी, जो एपरेटस है इसका ना उसको कूलिज ट्यूब बोलते हैं। जस्ट ये देखो, ये इसको बोलते हैं कूलिज ट्यूब। अच्छा, ये इस फिगर में ऐसा है कुछ, ये देखो ये है, दिस इज इवैक्यूएटेड, ये इवैक्यूएटेड वेसल है, इवैक्यूएटेड वेसल है ये वाला, ये जो सेक्शन है ये पूरा इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड है मतलब यहाँ से सारे गैसियस एटम्स निकाल लेते हैं हम लोग, सच दैट, और इसको बहुत ही लो प्रेशर रीजन बना देते हैं सच दैट कि इलेक्ट्रॉन्स जब हम इसमें एक्सेलरेट करवाएं तो उससे कोई हिंड्रेंस फील ना हो। सो दिस इज अ इवैक्यूएटेड चैम्बर एंड प्रेशर इसमें रखा जाता है लेस देन 10 to the power -6 mm ऑफ Hg। अच्छा, ये हैवी मेटल टारगेट है विच इज मेनली ऑफ मोलिब्डेनम और टंगस्टन। ये टारगेट इस फिगर में ये दिख रहा है, ये हैवी मेटल टारगेट, दिस इज द हैवी मेटल टारगेट, ठीक है। अच्छा, ये हैवी मेटल टारगेट है। उसके बाद दूसरे साइड से क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन गन। तो ये इलेक्ट्रॉन गन है और बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन होता है टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट। एंड ये इलेक्ट्रॉन गन के क्रॉस देखो, एक इस इलेक्ट्रॉन गन के क्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है जो कि मेनली 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट इस टाइप का रहता है। फ्यू वोल्ट्स का होता है, लो वोल्टेज बैटरी इसीलिए बोल रहे हैं इसको, विच इज इन फ्यू वोल्ट्स। तो ये बैटरी का काम है इसको गर्म करना, बैटरी का काम है इसको हीट करना, ठीक है। हीट करने से क्या होगा, थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं हम लोग। देखो मेटल से जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन है वो तीन तरह का होता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन गन फिगर में यहाँ दिख रहा है, ये जो है ना ये टंगस्टन फिलामेंट है। तो बेसिकली यही इलेक्ट्रॉन गन है और ये इसके क्रॉस, जस्ट अ सेकंड, इसके क्रॉस ये देखो, ये काइंड ऑफ ऐसे बैटरी लगा होगा एक विच ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू वोल्ट्स, जिसका काम है इसको ये इलेक्ट्रॉन फिलामेंट को गर्म करना, इस फिलामेंट को गर्म करना। इमिशन हमने देखा था तीन तरह का होता है यार, मेटल्स से जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये हमने पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है कि हम लोग लाइट इंसिडेंट करवाते हैं मेटल पे, तो लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोन्स। तो फोटोन से वो एनर्जी लेता है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वो एनर्जी लेकर के if that energy is greater than work function, that electron may come outside of the metal. तो एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है और इसमें इमिशन इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराया और जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा फोटोन से एनर्जी, वो बाहर आना होगा तो इंस्टेंटेनियसली बाहर आ जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगता है, कोई टाइम डिले नहीं होता है। दूसरा होता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन ये होता है कि आप मेटल को इतना हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो या वहां पे इतना हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोटॉन्स पे फोर्स लगेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में एंड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे। तो अब प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस इज ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल, और सॉलिड जो है वो तो एक उसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, वो न्यूक्लियस उस स्ट्रक्चर को तोड़ के बाहर नहीं आ सकता है। बट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड होता है एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर, अगर उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतना ज्यादा हो कि उस पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इसको पुल कर ले मेटल के बाहर ही, तो उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन बोलते हैं। और तीसरा जो होता है ये होता है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, थर्मल। ये क्या होता है कि आप इसमें मेटल को गर्म करते हो तो मेटल जब गर्म होता है तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है मेटल्स को, और उसमें जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रांसफर होता है। तो वहां से हीट एनर्जी से वो एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है एंड वो बढ़ते बढ़ते अगर वो एनर्जी जो है वो इतना ज़्यादा हो कि ये इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, अगर वो वहां से बाहर आ जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन, गर्म करने की वजह से हो रहा है। थर्मियोनिक इमिशन थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि जो फोटोन को, जिस इलेक्ट्रॉन को फोटोन स्ट्राइक करेगा वो फोटोन पूरा का पूरा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और वो दैट इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट इंस्टेंटेनियसली। बट ये गर्म करने वाले में ऐसा नहीं है, गर्म करने वाले में कि सब इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो एनर्जी, तो चूंकि सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो सबका एनर्जी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है एंड उसके बाद जो है वो जब वो बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होगा तब फिर वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे, और उस केस में बहुत सारे जो फिर इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है वो बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट होता है, तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि विद द हेल्प ऑफ लो वोल्टेज बैटरी हम लोग उसको गर्म करते हैं एंड ड्यू टू थर्मियोनिक इमिशन द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट कमिंग आउटसाइड। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हैवी मेटल टारगेट है और ये जो इलेक्ट्रॉन गन है इसके बीच में हम लोग एक बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसके बीच में इस फिगर से अगर आप देखो तो ये है आपका क्या बोलते हैं इसमें एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। कैथोड जो है वो कौन होता है, कैथोड बोलते हैं जस्ट अ सेकंड कंफर्म कर लेते हैं, हाँ एनोड बोलते हैं ये हैवी मेटल टारगेट को, तो एनोड बोलते हैं इसको, ये हैवी मेटल टारगेट को, तो ये एनोड है और ये आपका टंगस्टन फिलामेंट जो है ये कैथोड है। तो इनके बीच में हम लोग एक बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, एक बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है इट गेट्स एक्सेलरेटेड और ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ते जाता है और ये इसको हैवी मेटल टारगेट को स्ट्राइक करता है विथ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो ये हाई काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा ना
दिखाया है वीडियो में कि क्यों काइनेटिक एनर्जी उसका चेंज होता है एंड बहुत अच्छा है। Charged electrode in the X-ray tube. अभी आ रहा होगा The ऑडियो, अभी आया होगा ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। anode is usually made of tungsten connected to a molybdenum shaft. In order to better distribute the great amount of heat energy which is produced in addition to X-rays, the anode rotates at speeds of about 3,600 rotations per minute. The anode rotates as a result of the action of the rotor and stator. Both the anode and cathode are encased in a Pyrex. ये रोटेट करने वाला उतना अपने काम का चीज नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला है कि एनोड को रोटेट करवाते हैं बहुत हाई स्पीड में, बट ठीक है, वो अपने सिलेबस में दैट इज नॉट अ पार्ट। Glass envelope. All air has been evacuated out of it, making it a vacuum. This allows the electrons to travel without interference from cathode to anode. To produce X-rays, the filament is heated. This causes electrons to be boiled off in a process called thermionic emission. The focusing cup, usually made of nickel, serves to keep the electrons together into one narrow beam. Once the electron cloud is formed, a large kV is applied to the X-ray tube, and the electron stream is accelerated across from the filament to the positively charged anode at speeds approaching half the speed of light. The area of the anode where the electrons physically hit is called the focal spot. As the electrons hit the focal spot, they are stopped by the anode material. This rapid change in electron speed causes the conversion of energy necessary to produce X-rays. In this case, kinetic energy is being converted to X-ray energy. अच्छा, ये तो हमने बताया ही, बट ये क्यों कन्वर्ट होता है ये नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि why the kinetic energy of electron gets converted X-ray tubes produce X-ray into photons। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेमस्ट्रोलंग। ब्रेमस्ट्रोलंग अजीब सा नाम है, आई थिंक ये जर्मन नाम है। photons by sending high-speed electrons from the cathode to the anode. As the electrons hit the anode, their kinetic energy is converted to X-ray energy. The most common type of electron-anode interaction is the Bremsstrahlung interaction. Bremsstrahlung ये पोर्शन जो है बढ़िया है, यहाँ से समझ में आता है कि why the kinetic energy of electron gets converted into this क्या बोलते हैं, why the kinetic energy of electron gets converted into photons is the German word for breaking or slowing radiation. It may also be referred to as Bremse radiation, and it is produced when projectile electrons are slowed down in the anode. Due to the electrostatic attraction between the electron and the nucleus, the electron is deviated from its straight line path. As it turns, it decelerates or slows down. This change in kinetic energy results in an X-ray. देखो ये why it is slowing down, like न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होकर के जब इसका पाथ चेंज हुआ, तो जब इसका पाथ चेंज होगा, तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो टेंजेंट टू द पाथ है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो रेडियल वाले लाइन से ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाएगा। वेलोसिटी वाली जो लाइन है ना, टेंजेंट टू द पाथ वाली लाइन, जो फिगर में वेलोसिटी का डायरेक्शन दिख रहा है, वो अगर रेडियस वाले लाइन से, रेडियस मतलब जो न्यूक्लियस के सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करें, तो रेडियस वाले लाइन से अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा एक, वो अवे फ्रॉम द रेडियस जाएगा। तो अवे फ्रॉम द रेडियस जाएगा मतलब इट इज ट्राइंग टू सेपरेट, एंड उस केस में अब वेलोसिटी का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स हुआ और न्यूक्लियर फोर्स रेडियली इनवर्ड्स लग रहा है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट और जो फोर्स है वो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो वो स्लो होता है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि इट इज बीइंग स्लोड डाउन।
तो स्लो डाउन होगा तो क्या होगा, स्लो डाउन होगा तो इसका जो ये है काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होगा वो कन्वर्ट होता है फोटोन में। Photon being produced equal in energy to the amount of kinetic energy lost. This satisfies the law of conservation of energy. Bremsstrahlung interactions are responsible for producing a wide variety of X-ray photon energies. Because electrons may approach the nuclear field at different angles and speeds, different energy levels of photons will result. When an electron is not decelerated to as great a degree due to a less sharp turn, a lower energy photon is produced. Note the lower frequency and longer wavelength of this Bremsstrahlung photon. In the case of ये this बोल रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहे हैं, उनका डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, उनका जो स्लो डाउन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो जो फोटोन्स क्रिएट होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फोटोन्स क्रिएट होंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फोटोन्स क्रिएट होंगे मतलब बहुत सारे लार्ज वेवलेंथ्स के फोटोन्स क्रिएट होंगे। So a continuous wavelengths, all the wavelengths starting from a particular value are being produced. So that is why we call this as continuous or white X-ray. और ये जो स्लो डाउन की वजह से ये जिस प्रोसेस से ये क्रिएट हो रहा है उसको ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग बोलते हैं। electron, it has been deviated greatly from its original path, causing it to slow down even further. Because this electron has experienced the greatest change in its kinetic energy than the previous two electrons, it produces a photon with even greater energy than before. As जैसे इसका बहुत ज्यादा स्लो डाउन हुआ, 90 से घट के 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो जो 85 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस हुआ, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है उतना का फोटोन प्रोड्यूस हुआ। seen by its increased frequency and decreased wavelength. 90% of the X-rays produced in the X-ray tube are due to Bremsstrahlung interactions. Because of the wide variety 90% ऑफ, ये बोल रहे हैं कि जितना एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसका 90% जो होता है वो ब्रेमस्ट्रो इस प्रोसेस से क्रिएट होता है। मैंने भी बताया था ना, एक्सरे प्रोड्यूस होने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक जिससे ये प्रोड्यूस हो रहा है जिसको कंटिन्यूअस और वाइट एक्सरे बोलते हैं, इस प्रोसेस को ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग बोलते हैं। तो ठीक है, तो जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसमें 90% ऑफ द एक्सरे इस प्रोसेस से प्रोड्यूस होंगे, ऑलमोस्ट नियरली 10% दूसरे वाले प्रोसेस से प्रोड्यूस होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एक दूसरा प्रोसेस है। अब मैं ये चीज यहाँ पे इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि आप इसका गलत मीनिंग मत समझ लेना। वो ये नहीं बोल रहा है कि 90% ऑफ द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्सरे, ऐसा नहीं बोला उसने। इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका तो 0.1% ही सिर्फ कन्वर्ट हो पाता है एक्सरे एनर्जी में, 99.9% हीट में जाते हैं। ये बोल रहा है जितना भी एक्सरे प्रोड्यूस हुआ तो वो दो तरह के हुए, एक जिसको कंटिन्यूअस और वाइट एक्सरे बोलते हैं जो इस प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ, प्रोसेस को ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग बोलते हैं। तो 90% एक्सरे उसमें इस टाइप का होगा और 10% होगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, जो कि अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे। of energies produced as a result of this process. Brem's radiation is responsible for the heterogeneous nature of the X-ray beam. अच्छा, दूसरा वाला जो प्रोसेस है जिसको कैरेक्टरिस्टिक और वाइट एक्सरे बोलते हैं, ये भी जरा देख ही लें क्या। ये आपका कहाँ गया यार, Well, Bremsstrahlung देखो कैरेक्टरिस्टिक electrons from the cathode जो आपने अभी देखा कि एक तो ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग से प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूअस और वाइट एक्सरे। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किसे बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी
होगा 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। अच्छा, अब ये कहां से आ गया सर 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये क्या चक्कर है? इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी अगर 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया तो ही क्या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होंगे? क्या ऐसा कुछ है क्या? ये देखो, ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। जिस मेटल पे आप हिट करा रहे हो ना, वो टंगस्टन का है या मोलिब्डेनम का है, ठीक है, तो वो आपका इस बात पे डिपेंड करेगा। डिफरेंट मेटल्स के लिए वो वैल्यू डिफरेंट होगा। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये टंगस्टन के लिए लिया गया है। टंगस्टन के लिए 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्यों? क्योंकि टंगस्टन का जो के शेल होता है, के शेल समझते हो ना? अभी तो 12th में पास हो रहे हो तो के शेल तो आता ही, मतलब पता ही होगा। तो के शेल है ना, जो न्यूक्लियस का सबसे पास वाला शेल है, तो वो के शेल का जो एनर्जी होता है ना, ठीक है, के शेल का जो एनर्जी होता है टंगस्टन के लिए, वो होता है 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम जो बाहर से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एसोलेट करवा रहे हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस से, अगर उस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दें 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को, के शेल वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके उसको बाहर निकाल सकता है। के शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको बाहर निकालेगा। तो उसके लिए उसका, चूंकि उसका 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना, माइनस ऑफ इतना, तो उसको बाहर निकलने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए वो दे The रहा है इतना majority of टंगस्टन के लिए। X-ray photons, once an electron's kinetic energy reaches 69.5 keV and above, characteristic interactions will begin occurring. This is because a tungsten atom's K-shell binding energy is equal to 69.5 टंगस्टन एटम के शेल बाइंडिंग एनर्जी is approximately 69 kilo electron volt. keV. A characteristic interaction occurs when a 69.5 keV electron approaches an atom and ejects a K-shell electron from its orbit. In this case, a 70 keV electron is shown ionizing the tungsten atom. This ionization event creates a vacancy in the K-shell of the atom. Because अब के शेल में हो गया वैकेंसी, भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन आया आइसोलेट होकर के 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वाला, ठीक है, उसने क्या किया, के शेल, टंगस्टन के के शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, के शेल में हो गया वैकेंसी। अब न्यूक्लियस के पास वाले शेल में वैकेंसी हो नहीं सकता है, दूसरे जो हायर एनर्जी ऑर्बिट्स वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर के इस वैकेंसी को भरेंगे। तो अब जैसे एल सेल से एक आ जाएगा के शेल में, एल सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके के शेल के वैकेंसी को भरेगा, तो एल सेल से इलेक्ट्रॉन आकर के के शेल के वैकेंसी को भरेगा, तो उसका एनर्जी एल सेल से के सेल में आया तो उसका एनर्जी तो घटा, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, तो जितने से उसका एनर्जी घटा, डेल्टा ई जो हुआ है ना, चेंज इन एनर्जी, उतने एनर्जी का वो फोटोन इमिट करेगा। तो ये जो फोटोन इमिट होगा ड्यू टू द जंप ऑफ एल सेल इलेक्ट्रॉन टू के सेल इलेक्ट्रॉन, तो वो फोटोन, तो ये डेल्टा ई जो है ना, ये जो डिफरेंस इन एनर्जी हुआ बिटवीन एल सेल एंड के शेल, वो एक फिक्स्ड वैल्यू है फॉर एल सेल, के शेल एंड टंगस्टन। मेटल टंगस्टन जंप हुआ एल सेल से टू के शेल, तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू होगा डेल्टा ई का। तो यहाँ पे जो फोटोन इमिट होगा वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का होगा, which will be a characteristic of the metal and the shells N1 and N2 जिससे जंप हो रहा है। तो that is why इसका नाम पड़ा है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, because it is a characteristic of the
मेटल, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कि किस सेल से किस सेल पे जंप हो रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो ये हुआ दूसरा टाइप वाला एक्सरे जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एल सेल से के सेल पे जंप होगा। अच्छा, अब देखिए जरा और। The atom is now electrically charged due to a missing electron. It works to restore its neutral charge by filling the vacancy with an electron from an outer shell, usually the L shell. The atom continues to neutralize itself by having an electron from the M shell fill the vacancy left in the L shell. In turn, an N shell electron serves to fill the vacancy in the M shell until all of the shell. अब इसी तरीके से देखो एक सीरीज ऑफ जंप शुरू हो गया है ना, एल वाला के में जंप कर रहा है, एम वाला एल में जंप कर रहा है, एन वाला एम में जंप कर रहा है। तो बहुत सारे जो है वो जंप शुरू हो गया। तो जो अब हर एक केस में जो फोटोन इमिट होगा इलेक्ट्रॉन के हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाने के बाद, उसका वैल्यू फिक्स्ड होगा और वो डिपेंड करेगा कि मेटल कौन सा है, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं मेटल कौन सा है, N1 से N2 किस सेल पे जंप हो रहा है, तो फिक्स्ड वैल्यू होगा। दैट इज व्हाई नेम कैरेक्टरिस्टिक। Cells are once again filled. This movement of electrons is termed a characteristic cascade. It is important to remember that each electron orbital has a distinct binding energy level. Note that the L shell binding energy is only 12 keV compared to the K shell's binding energy of 69 keV. Due to this energy difference, a characteristic X-ray photon emerges which is equal to the difference between the two electron binding energies. This satisfies the law of conservation of energy. The energy levels of the characteristic photons produced during this interaction are distinct and never change. An electron transition from the L shell to the K shell will always produce a 57 keV energy photon in a tungsten target. अब ये हम लोग जरा रिविजिट करें, तो हमने देखा कि एक्सरे दो तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो देखिए एक तो प्रोसेस, एक तो ये वाला हो गया, ठीक, ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग वाला, जिसमें ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग का वो जर्मन वर्ड है, शायद मीनिंग ही बताया, शायद ये था मीनिंग उसका कि स्लोइंग डाउन ऑफ रेडिएशन। तो ये जो कुछ वैसा ही मीनिंग था, खैर मीनिंग से क्या लेना देना है। तो इलेक्ट्रॉन जो आपका आकर के टकराया यहाँ पे हैवी मेटल टारगेट से, ठीक है, तो उसका उस एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो एक्सरे में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। 99.9% हीट में चला जाता है, 0.1% जो है वो आपका इसमें जाता है, क्या बोलते हैं, एक्सरे में कन्वर्ट होता है। नाउ अब अभी आपने देखा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन का, जैसे कुछ का मान लो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब ये हैवी मेटल टारगेट से टकराया, स्लो डाउन हुआ, तो मान लो इसका एनर्जी जो है वो हो गया 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन का कोलाइड करने के बाद। तो जो इसका ये है जो फोटोन क्रिएट होगा वो 90 - 5 85 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी होगा उस फोटोन का, एक फोटोन का। तो इतना एनर्जी का फोटोन क्रिएट हुआ। अब ये बताओ कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, अगर मान लो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये इससे टकराया, तो जो फोटोन इमिट हो रहा है वो फोटोन का मैक्सिमम, उस फोटोन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल क्या है, उस फोटोन का मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी क्या है। कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होता होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होता होगा जो स्लो डाउन होकर के ऑलमोस्ट उसका एनर्जी, ऑलमोस्ट जो है वो उसका एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता होगा, ऑलमोस्ट 0। कोई एक फोटोन ऐसा होता होगा, तो उस केस में तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वही कन्वर्ट हुआ होगा h म्यू में, वही hc लैम्डा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा वो मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ होगा।
तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ होगा। मीन्स किसी भी फोटोन, किसी जो फोटोन प्रोड्यूस हुआ उसमें कोई एक ऐसा फोटोन नहीं होगा जिसका एनर्जी 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। जो भी फोटोन क्रिएट होगा उसका एनर्जी 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होगा। एक्सट्रीम केस में मतलब 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। तो कोई भी फोटोन का एनर्जी 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तो नहीं होगा। दैट मीन्स किसी भी फोटोन का वेवलेंथ जो है वो ये 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आ रहा है वही मिनिमम वेवलेंथ होगा। किसी फोटोन का वेवलेंथ इससे कम नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे ये बोला गया कि जो फोटोन्स क्रिएट होते हैं that consists of a series of continuous wavelengths starting from a minimum value। और वो मिनिमम वैल्यू लैम्डा मिनिमम क्या होगा वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे ही निकालेंगे कि भाई मान लो कि आपका V0, लेट अस से आपने V0 पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया, तो वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हो गया eV0। तो इलेक्ट्रॉन का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया जो है वो eV0, है ना। और जब वो टकराएगा, ठीक है, जब वो टकराएगा तो उसका एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी eV0 हो गया। तो जो भी फोटोन क्रिएट होगा उसकी एनर्जी eV0 से तो कम ही होगी। सो फोटोन का एनर्जी कैन बी रिटन एज hc by lambda। सो hc by lambda लेस देन और इक्वल टू eV0। तो लैम्डा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू hc by eV0। सो अगर मान लो हमने 50 किलो वोल्ट से पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाया था, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा मिनिमम निकालना होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था यार, कि एक रिलेशन पढ़ा था लैम्डा और एनर्जी में, कि लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 12,400 बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो फोटोन क्रिएट हो रहा है उसका मैक्सिमम एनर्जी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या होगा? ये हो जाएगा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12,400 बाई 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 50 इंटू 10 टू द पावर 3, ये वाला वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही डालते हैं तो ये ऐसे ही रहेगा 50 इंटू 10 टू द पावर 3। ये इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बोल रहा हूँ ना मैं, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा हूँ, और यहाँ पे ये रिलेशन में जो एनर्जी रखते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखते हैं। तो ये 50 इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यही वैल्यू हो गया ये, ठीक है। सो यहाँ पे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम निकल जाएगा। दिस इज मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ जो है वो कितना हो जाएगा? 12,400 बाई 50 किलो, 50,000। बोलो क्लियर है? हेलो, बोलो यार, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? हाँ नहीं सर। अच्छा, नहीं सर। ये 12,000 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम जो हो गया, ये हो गया 12,400 बाई ये जो eV0 है ना, eV0 मतलब सॉरी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा? लाइक 50,000, और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही डालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही डालते हैं तो यार उसका एनर्जी 50 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया था ना, तो वो ऐसे ही बैठा देंगे, ठीक है। तो अब ये मत सोचिएगा कि सर ये V0 इन वोल्ट्स कैसे आ गया, ये तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था। भाई जितने वोल्ट से तुम एक्सेलरेट करवा रहे हो उसको, 50 किलो वोल्ट से एक्सेलरेट करवा रहे हो, उसका एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो बन रहा है। तो ये वाला जो वैल्यू V0 इन वोल्ट्स है वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। दिस इज ऑल्सो द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टेंशन नहीं लेना इसका कि ये क्या हो गया, सेम ही चीज है। दिस इज ऑल्सो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितने वोल्ट से तुम एक्सेलरेट करवाओगे उतना ही तो उसका एनर्जी होगा। जितने वोल्ट से एक्सेलरेट करवाओगे, V0 वोल्ट से एक्सेलरेट करवाओगे, तो E इंटू V0 ही तो उसका एनर्जी होगा। तो यही वाला वैल्यू तो डालना होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12,400 बाई 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस 50,000। सो लैम्डा मिनिमम जितना जो वेवलेंथ्स प्रोड्यूस होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम
जो वेवलेंथ्स प्रोड्यूस होंगे मेरे दोस्त, वो कहाँ गए यार, स्टार्टिंग फ्रॉम ए मिनिमम वैल्यू, स्टार्टिंग फ्रॉम, ये इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है। देखो वाई एक्सिस पे लिया गया इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे लिया गया जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रहा है वो। तो इस केस में जो एनर्जी सॉरी जो ये ग्राफ होगा इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, ये देखो एक मिनिमम वेवलेंथ जो होगा प्रोड्यूस, लैम्डा मिनिमम, यहां से स्टार्ट होते हुए सारे वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, सारे वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसा वेवलेंथ ऐसा वेवलेंथ जो कि जिसका वेवलेंथ ये लैम्डा मीन है, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, मतलब ये लैम्डा मीन तो तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ही नहीं हुआ, सॉरी जब पूरा का पूरा, हाँ जब काइनेटिक एनर्जी में हाँ पूरा का पूरा लॉस हो गया। ऐसा इसका भी इंटेंसिटी बहुत कम है, ऐसे ऐसे वेवलेंथ का भी इंटेंसिटी बहुत कम है, और बहुत ज्यादा वेवलेंथ है उसका भी इंटेंसिटी बहुत कम है। तो ऐसे ये ग्राफ बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर घटता है, ऐसा होता है ग्राफ। तो ये ग्राफ जैसे बनाया गया है यहाँ पे देखो, ये रियल ग्राफ है। ये मॉडर्न फिजिक्स की एक अच्छी रेफरेंस बुक है, आर्थर बीजर, तो वहां से ये डायग्राम लिया गया है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये टंगस्टन टारगेट के लिए लिया गया है, एंड टंगस्टन टारगेट के लिए लिया गया है जब आपने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज रखा 20 किलो वोल्ट, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है फॉर 20 किलो वोल्ट, है ना। मतलब आपने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया 20 किलो वोल्ट से, तो कोलाइड होने से पहले उसका एनर्जी हो गया होगा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी हो गया होगा। और उस केस में जो मिनिमम, जो फोटोन का मिनिमम वेवलेंथ होता होगा लैम्डा मिनिमम, वो होता होगा 12,400 बाई 20 इंटू 10⁻3, ये इतना एंगस्ट्रम होता होगा। ये लैम्डा मिनिमम ये वाला है जो इसमें आ रहा है 0.06 आ रहा है, 0.06 नैनोमीटर आ रहा है, ठीक है, ये होता होगा यार, ठीक है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट इतना ही आ जाएगा 0.06 नैनोमीटर। फिर आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया 30,000 वोल्ट से, ठीक है, V नॉट आपने दिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया 30,000 वोल्ट से। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हुआ वो हुआ 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस केस में जो लैम्डा मिनिमम होगा वो होगा 12,400 बाई 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एंगस्ट्रम, ये लैम्डा मिनिमम हुआ, विच इज कमिंग आउट नियरली टू बी 0.04 नैनोमीटर। तो इस केस में जो इंटेंसिटी, इस केस में जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है वो कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। देखो आपने ये बढ़ाया 12,400 बाई, ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है ये नीचे में डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू लैम्डा मिनिमम जो है वो कम हो जाएगा, तो लैम्डा मिनिमम कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, लैम्डा मिनिमम शिफ्ट होते जा रहा है लेफ्ट में। 20 किलो वोल्ट के लिए लैम्डा मिनिमम यहाँ था, 30 किलो वोल्ट के लिए लैम्डा मिनिमम यहाँ है, 40 किलो वोल्ट के लिए लैम्डा मिनिमम यहाँ है, 50 किलो वोल्ट के लिए लैम्डा मिनिमम यहाँ है। तो जैसे जैसे आप जो है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन का जो है वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितना ही ज्यादा है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा, तो लैम्डा मिनिमम जो है वो उतना ही कम होगा। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाने से ये जो ग्राफ है वो लेफ्ट में शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है, ठीक है। जब आपने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 40 किलो वोल्ट कर दिया तो उस समय जो हो गया होगा 12,400 बाई 40,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा इन एंगस्ट्रम इतना हो गया होगा, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला वैल्यू, ठीक है। 50 किलो वोल्ट के लिए ये हो गया, है ना, लैम्डा मिनिमम इन एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 12,400 बाई 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। सो टंगस्टन टारगेट के लिए जैसे जैसे आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, लैम्डा मिनिमम कम होते जा रहा है। एंड इनफैक्ट ये भी देखो, ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं तो ये जो क्या बोलते हैं, ये ग्राफ का पीक भी बढ़ता जा रहा है, तब और ज्यादा एक्सरे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज्यादा एक्सरे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, और देखो ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, सारे वेवलेंथ्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। So starting from a lambda minimum, all the wavelengths are being produced. Continuous graph है. So that is why we call कि X-ray जो इस process में produce होता है, that is called as continuous और white X-ray.
ठीक है, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द डिफरेंट वेवलेंथ्स। यही ग्राफ बनाया गया है 35 किलो वोल्ट पे। 35 किलो वोल्ट पे दो अलग अलग मटेरियल यूज किया गया जिसपे आप स्ट्राइक करवा रहे हो ना इलेक्ट्रॉन को। टंगस्टन के लिए ये वाला है ग्राफ। तो क्या हो गया, जस्ट अ सेकंड, टंगस्टन के लिए ये वाला ग्राफ है और मोलिब्डेनम के लिए ये ग्राफ है। ये क्या हुआ भाई, अचानक से ये मोलिब्डेनम में दो पिक कैसे आ गए? ये मोलिब्डेनम के लिए ग्राफ अलग कैसे हो गया? देखो दोनों में हमने आइसोलेटिंग वोल्टेज वही लिया है 35 किलो वोल्ट, बट टंगस्टन के लिए ग्राफ स्मूथ है और ये मोलिब्डेनम में दो पीक आ गया है भाई। वो इसलिए क्योंकि देखो अभी आपने देखा था कि टंगस्टन के शेल का बाइंडिंग एनर्जी होता है, टंगस्टन के शेल का बाइंडिंग एनर्जी होता है वो डेट वाज नियरली 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 69.5 ऐसा ही कुछ था ऑलमोस्ट। तो टंगस्टन के शेल का बाइंडिंग एनर्जी 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो टंगस्टन के शेल को अगर बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको एनर्जी देना पड़ेगा 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टंगस्टन से तो कोई बाहर नहीं आ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है, तो टंगस्टन के लिए ग्राफ जो है वो स्मूथ है। लेकिन मोलिब्डेनम, अगर आप हैवी मेटल टारगेट में मोलिब्डेनम यूज करते हो तो उसका जो केस शेल है उसका बाइंडिंग एनर्जी होता है एग्जैक्टली तो मुझे अभी नहीं याद है कितना होता है, पर इतना जरूर है कि 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होता है, उससे कम होता है। दैट मीन्स कि आप जिस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करवा रहे हो उसकी एनर्जी अगर 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो टंगस्टन के शेल के बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टंगस्टन के शेल को बाहर निकाल देगा। अब टंगस्टन के शेल को जब बाहर निकाल देगा तो आप जानते हो कि वो के शेल के वैकेंसी को भरने के लिए एल से के पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, फिर एम से एल पे जंप करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फिर जंप्स होंगे अलग अलग ऑर्बिट से। तो उससे क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी प्रोड्यूस होंगे, है ना। जैसे मान लो एल से के पे जंप हो रहा है तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है दोनों शेल के बीच में उतने एनर्जी का भी फोटोन निकलेगा। अब जब उतने फोटोन का एनर्जी का फोटोन निकलेगा तो उसका भी कुछ है ना, तो उसका कुछ वेवलेंथ होता होगा, उसका कुछ वेवलेंथ होता होगा। वो मान लो कि वो वाला वेवलेंथ है λ1। कौन वाला वेवलेंथ है ये? जब इलेक्ट्रॉन लेटर से एल सेल से जंप किया के शेल पे, तो एल से के पे जंप किया तो यहाँ पे जो डिफरेंस इन एनर्जी है डेल्टा ई, उतने एनर्जी का फोटोन क्रिएट हुआ। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोटोन का वेवलेंथ है वो मैं मान लो λ1। तो λ1 है, तो λ1 मान लो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है λ1। तो λ1 वेवलेंथ का फोटोन यहाँ पे क्रिएट हुआ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे से। अब ये वाला जो वेवलेंथ है अगर तो ये जंप नहीं होता तो भी ये प्रोड्यूस हो रहा था। देखो जब जंप नहीं हो रहा था सिर्फ व्हाइट एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे थे तब भी तो ये ग्राफ ऐसा स्मूथ होता। तो उस केस में भी तो इतना इंटेंसिटी था ही ना λ1 का, λ1 इतने इंटेंसिटी से तो प्रोड्यूस हो ही रहा था। अभी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे से भी λ1 प्रोड्यूस हुआ तो λ1 की इंटेंसिटी, λ1 वाले वेवलेंथ की इंटेंसिटी अचानक से बढ़ गई, तो यहाँ पे ये दिखा स्पाइक। सिमिलरली मान लो कि एम सेल से एल सेल पे जंप किया होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मान लो λ2 होता होगा। तो जब वो जंप नहीं हो रहा था तो ड्यू टू ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग भी ये λ2 तो प्रोड्यूस हो ही रहा था, उसका इंटेंसिटी इतना होना चाहिए था, बट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे से भी λ2 प्रोड्यूस हो गया। तो λ2 वाले स्पेसिफिक वेवलेंथ की भी इंटेंसिटी बढ़ गई अचानक से बहुत ज्यादा, और इसके इंटेंसिटी अपने आसपास पड़ोसी वाले से बड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे ये स्पाइक दिख रहा है। तो हमें मोलिब्डेनम में स्पाइक दिख रहा है और वो स्पाइक कुछ कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही होगा, कुछ कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ के लिए ही होगा, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। ये तो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे जंप हुआ किस मेटल में
तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है पर्टिकुलर वैल्यू का ही वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा। तो सिर्फ वही सब वेवलेंथ्स जो है उनकी अचानक से बढ़ेगी ये इंटेंसिटी, तो पर्टिकुलर वही सब वेवलेंथ्स में ही स्पाइक कहीं कहीं देखा जाएगा। तो हमें इसीलिए मॉलिब्डेनम में स्पाइक दिख रहा है। लेकिन टंगस्टन में चूंकि कोई के शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया है, कोई ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं हो पाया है, बिकॉज टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर में थे उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो चूंकि वो बाहर नहीं आए हैं तो टंगस्टन के केस में यहाँ पे 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कोई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिट नहीं हुआ, इसलिए टंगस्टन के लिए ग्राफ स्मूथ है। बोलो यार, आई बात समझ में? बोलिए, बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देखो भाई, ये एक्चुअल डायग्राम है, मोलिब्डेनम का है, 2 स्पाइक दिखाए गए हैं। अगर मैं बोल दूं कि ये जो 2 स्पाइक हैं इसमें एक है के अल्फा का, अच्छा आप के अल्फा तो समझते नहीं हो, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, पहले मैं बता देता हूँ के सीरीज एल सीरीज वगैरह क्या होता है। तो देखो, पहले थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे देख लें, मैंने अभी जो बताया उसी का ये डायग्राम है बना हुआ। तो अब देखो, यहाँ पे कुछ सीरीज का नाम दिया गया है। क्या है ये सीरीज? तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एल सेल से आता है जंप, मान लो कि के शेल के इलेक्ट्रॉन निकल गया, के शेल में वैकेंसी हो गई, मान लो जैसे मोलिब्डेनम वाले में, अभी वाले एग्जांपल में, मान लो के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, के शेल में वैकेंसी हो गई। तो अगर मान लो एल सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है के शेल पे, ठीक है, तो एल से अगर के पे जंप करता है तो उस केस में जो रेडिएशन इमिट होता है हम लोग उसको नाम देते हैं के अल्फा, के अल्फा। अगर एम से के पे जंप करता है तो उसको नाम देते हैं के बीटा। एन से अगर के पे जंप करता है तो उसको नाम देते हैं के गामा। तो ये हो गया के एल एम एन ओ। ओ से अगर के पे जंप करता है तो उसको नाम देते हैं के डेल्टा। इसको बोलते हैं के सीरीज। के सीरीज का मतलब हो गया कि जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन ऑर्बिट है वो के शेल है। डेस्टिनेशन के सीरीज का मतलब डेस्टिनेशन ऑर्बिट के शेल। तो अगर एल से एल के पे जंप किया तो के अल्फा, एम से के पे किया तो के बीटा, एन से के पे किया तो के गामा, ओ से के पे किया तो के डेल्टा। अच्छा, अब मान लीजिए कि के से एल से के पे जंप किया और एल सेल में वैकेंसी हो गई एक। तो अब एल सेल में वैकेंसी हो गई है, तो एल सेल में वैकेंसी हो गई है, तो अगर एम से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एल पे तो उसको बोलेंगे एल एल अल्फा, एन से एल पे तो एल बीटा, ओ से एल पे तो एल गामा, सिमिलरली एल डेल्टा, ऊपर से ये नेक्स्ट वाले से आएगा तो एल डेल्टा। तो एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, एल डेल्टा, ये सबको बोलते हैं एल सीरीज। एल सीरीज का मतलब डेस्टिनेशन ऑर्बिट हो गया एल शेल, ठीक है। सिमिलरली एम सीरीज में हो जाएगा डेस्टिनेशन ऑर्बिट एम शेल, है ना। हो सकता है एम में वैकेंसी क्रिएट हुआ होगा, है ना। एल वाला के में वैकेंसी क्रिएट हुआ, एल वाला के पे आएगा, एम वाला एल पे आ गया, एम में वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो हायर एनर्जी ऑर्बिट वाले एम में आ रहे हैं। तो जब डेस्टिनेशन ऑर्बिट एम शेल होगा तो उन सब वेवलेंथ्स को बोलेंगे एम सीरीज, एम अल्फा, एम बीटा, एम गामा, एम डेल्टा। सिमिलरली एन सीरीज, एन शेल अगर होगा डेस्टिनेशन ऑर्बिट तो एन सीरीज, ठीक है। बोलो क्लियर है? के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, एन सीरीज का मतलब क्लियर हुआ? हाँ, हेलो, बोलो। अब एक बात बताओ, अब इस ग्राफ में अगर मैं आपसे बोल दूं कि देखो भाई 2 स्पाइक है, और आपको मैं बोल दूं कि देखो ये जो 2 स्पाइक हैं वो एक है कॉरेस्पॉन्डिंग टू के अल्फा और दूसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एल अल्फा। ये है स्पाइक नंबर 1 और ये है स्पाइक नंबर 2, और आपको बताना है कि के अल्फा का कौन सा स्पाइक है 1 या 2 और एल अल्फा का कौन सा स्पाइक है 1 या 2, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करोगे?
आपको बोल दिया कि ये दो ही स्पाइक हैं के अल्फा और एल अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्पाइक किसका है। वन किसका है, के अल्फा का या एल अल्फा का, और टू किसका है, के अल्फा का या एल अल्फा का। अच्छा ये बताओ, किसमें एनर्जी ज्यादा, कौन से फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा, के अल्फा वाला या एल अल्फा वाला? अच्छा वो छोड़ो, आप ये बताओ के अल्फा का मतलब जंप कहां से कहां हो गया? के अल्फा का मतलब हो गया डेस्टिनेशन ऑर्बिट हुआ के सेल, तो डेस्टिनेशन ऑर्बिट हुआ के सेल मतलब n इक्वल टू 1, और अल्फा मतलब n इक्वल टू 2 से जंप हुआ होगा। तो ये जो जंप हुआ ये हुआ n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे। और एल अल्फा जो है, ठीक है, तो एल अल्फा जो है इसमें डेस्टिनेशन ऑर्बिट जो है वो है एल शेल, डेस्टिनेशन ऑर्बिट एल शेल मतलब n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, ठीक है। अब एल अल्फा का मतलब हो गया कि 3 से जंप हुआ होगा 2 पे, तो एल अल्फा का मतलब जंप हो गया n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि एनर्जी गैप किसमें ज्यादा होता है, 1 से 2 पे? आप एनर्जी डायग्राम आपको अगर पता होगा, कल हमने पढ़ाया था, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल है वो कम होते जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल कम होते जाता है। सबसे ज्यादा गैप जो होता है वो होता है 1 और 2 के बीच में, उससे कम गैप होता है 2 और 3 के बीच में, उससे क्या कम गैप होता है 3 और 4 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा है। तो के अल्फा जो है वो है 1 से 2 वाला, तो किसमें एनर्जी गैप ज्यादा होगा, 1 से 2 वाले में या 2 से 3 वाले में? 1 से 2 वाले में। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ के अल्फा, ये जो एनर्जी है के अल्फा का वो ज्यादा होगा देन द एनर्जी ऑफ के बीटा, सॉरी एल अल्फा लिखा है ना, एल अल्फा, एल अल्फा, ठीक है। अच्छा तो एनर्जी ज्यादा, तो यहाँ पे जो फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं के अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोटोन है वो मान लो है एच सी वाई लैम्डा 1, है ना, और ये हो गया एच सी वाई लैम्डा 2। तो एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो जिस जहां पे एनर्जी गैप ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम रहा होगा। तो किसका वेवलेंथ कम है, 1 का या 2 का? 1 का है ये लैम्डा 1, 2 का है ये वेवलेंथ लैम्डा 2। तो हियर लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 जो है वो लेस देन लैम्डा 2 है। तो जिसका वेवलेंथ कम उसका एनर्जी ज्यादा रहा होगा, जिसका वेवलेंथ कम उसका एनर्जी ज्यादा रहा होगा, तो एनर्जी ज्यादा किसका है, के अल्फा का। तो के अल्फा, तो मुझे 1 2 यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था, 1 2 तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ था ना, 1 2 तो डिसाइड हुआ ही नहीं था। हाँ, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था कि एच सी बाई लैम्डा, के अल्फा का चूंकि एनर्जी ज्यादा है, तो एच सी बाई लैम्डा ऑफ के अल्फा will be greater than hcy lambda of L alpha. So I should write lambda of K alpha should be less than lambda of L alpha. तो K alpha का lambda लेस होना चाहिए, यहाँ पे लेस किसका है, ये 1 वाले का लेस है, ठीक है। So therefore lambda 1, तो ये 1 वाला हो गया K alpha के लिए, 2 वाला हो गया L alpha के लिए। तो ये आइडेंटिफाई हो गया, यहाँ पे 1 वाला हो गया L alpha का, 2 वाला हो गया, सॉरी 1 वाला हो गया किसका, K alpha का, तो 2 वाला हो गया L alpha का। समझ में आया? बोलिए आया समझ में? हेलो, हाँ सर। ओके ओके ओके, तो ये हो गया। अब देखो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और आपको आइडेंटिफाई करना है स्पाइक्स।
जैसे ये एक ग्राफ है वही इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, और इसमें मान लो बहुत सारे स्पाइक्स हैं, मान लो ये बहुत सारे स्पाइक्स हैं, और आपको किसी ने बोल दिया कि देखो इसमें से जो डिफरेंट डिफरेंट स्पाइक्स हैं, 5 स्पाइक्स हैं, वो पांचों जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस हैं। एक है मतलब के अल्फा का, एक मैं इधर लिख देता हूँ अल्फा बीटा डेल्टा, मैं लिख देता हूँ। किसी ने बोला कि एक है के अल्फा का, एक है के बीटा का, एक है के डेल्टा का, एक है एल अल्फा का, एक है एम अल्फा का। तो यही पांच के, ये 5 स्पाइक्स हैं, यही 5 वेवलेंथ्स के नाम दे दो, 1 2 3 4 5। तो आपको बताना है स्पाइक 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, 4 किसका है, 5 किसका है, ये आइडेंटिफाई करना है आपको। स्पाइक 1 किसका है, स्पाइक 2 किसका है, स्पाइक 3 किसका है, 4 किसका है, 5 किसका है। चलो मिला लो आप, देखो सबसे कम वेवलेंथ जिसका है उसके लिए एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो डेल्टा E1 शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा E2। एनर्जी गैप जिसका वेवलेंथ कम उसका एनर्जी गैप ज्यादा, उसका एनर्जी गैप ज्यादा। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा 5 का, उसका एनर्जी गैप सबसे कम। तो देखिए एनर्जी गैप किसका ज्यादा किसका कम होगा, ये जरा देखें हम लोग। तो आप यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, एक सेकंड। हाँ ये तो, ये देखो के अल्फा क्या क्या था यहाँ पे, सेकंड। ये देखो, देख लो भाई किसका एनर्जी गैप ज्यादा है। के वाला में जो है ये एनर्जी गैप 1 और 2 के बीच का एनर्जी गैप जो है वो काफी ज्यादा होता है देन 2 3। हाइड्रोजन वाले में आप याद करो, हाइड्रोजन वाले में ही एक गैप होता था 10.2, और ये वाला गैप होता था गैप मैं भी भूल जाता हूँ, आप लोगों को याद रखना चाहिए। 3.4 से 1 ऐसा कुछ 1 पॉइंट समथिंग होता था, 1 पॉइंट समथिंग। तो एनर्जी गैप हाइड्रोजन में इतना ज्यादा था, फिर जेड जितना ही ज्यादा होगा ना तो जेड स्क्वायर का टर्म आएगा तो वो उतना ही ज्यादा होगा ये वाला गैप। तो के लिए एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होना चाहिए, के वाले सीरीज के लिए तो सबसे ज्यादा होना ही चाहिए। अब के सीरीज के 3 है, अल्फा बीटा डेल्टा, तो किसके लिए ज्यादा होगा, के अल्फा के बीटा या के डेल्टा। तो के डेल्टा के लिए सबसे ज्यादा होगा एनर्जी गैप, उससे कम होगा के बीटा, उससे कम होगा के अल्फा। तो हमें यहाँ लिखना चाहिए कि एनर्जी गैप जो होगा डेल्टा ई, ये आपका के डेल्टा के लिए सबसे ज्यादा, फिर के बीटा के लिए उससे कम, के अल्फा के लिए उससे कम। अच्छा, के बाद आता है एल और एम। तो एल अल्फा और एम अल्फा, अब हाइयर ऑर्बिट्स में जाने पे एनर्जी गैप कम होते जाता है। तो इसके बाद एल अल्फा आएगा, फिर लास्ट में एम अल्फा आएगा। तो इसके बाद आपका आएगा एल अल्फा, और लास्ट में आपका आएगा एम अल्फा। ठीक है, लास्ट में आएगा एम अल्फा। ठीक है, बोलो यार।
तो देखिए ये आपका ये आप इधर मैं लिख देता हूँ। कहाँ लिखे हैं यार, इधर लिख देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। तो एनर्जी गैप जिसका ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, जैसे जैसे एनर्जी गैप ज्यादा है वैसा ही वेवलेंथ कम है। तो ये वाला हो जाएगा के डेल्टा का, फिर हो जाएगा ये के बीटा का, फिर के अल्फा, फिर एल अल्फा, फिर एम अल्फा। ये आंसर हो जाएगा। बोलो यही आया था क्या आप लोगों का? यही आया था। तो ये ऑर्डर हो जाएगा के डेल्टा, के बीटा, के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा। यही आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो तो, ये रहा। The intensity of X-rays from a Coolidge tube is plotted against wavelength as shown in the figure. अच्छा, इससे पहले ना एक चीज और डिस्कस करना था यार यहाँ पे। तो हम लोग भावनाओं में तो बह गए और कुछ चीज डिस्कस नहीं हो पाया इसमें। क्या नहीं हो पाया? एक तो लैम्डा मिनिमम तो निकालना सीखे हम लोग। एक छोटा सा चीज था वो डिस्कस नहीं हो पाया कि ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, ये तो हमने देखा बहुत हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहाँ पे, किलो वोल्ट्स में होता है। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर बढ़ाओगे ना, ये डिस्कस होने से रह गया। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे तो क्या चेंज होगा? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाने से क्या चेंज होगा? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का जो है वो बिफोर स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल टारगेट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो यू कैन से कि जो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगा। और मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो जो फोटोन का एनर्जी है वो ज्यादा होगा। फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा तो फोटोन का जो मिनिमम वेवलेंथ था वो और घटेगा। तो लैम्डा मीन जो है वो डिपेंड करेगा इस पे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओगे लैम्डा मिनिमम घटेगा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओगे लैम्डा मिनिमम घटेगा। जैसे इस ग्राफ में देखा था हम लोगों ने कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते गए थे 20 से 30, 40, 50 किलो वोल्ट, लैम्डा मिनिमम कम होते गया था। तो एक ये था। और दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि ये जिस बैटरी से आप गर्म कर रहे हो, ठीक है, जिस बैटरी से गर्म कर रहे हो आप ये फिलामेंट को, टंगस्टन फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन गन को, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएं, मान लो 20 वोल्ट के जगह 30 वोल्ट का बैटरी यूज किया, 40 वोल्ट का बैटरी यूज किया, इस बैटरी का पोटेंशियल अगर बढ़ा रहे हैं, ज्यादा वोल्टेज के बैटरी से गर्म करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन वो बढ़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्सेलरेटेड इन दिस वैक्यूम चैम्बर। एंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर स्ट्राइक करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे तो जो फोटोन है वो उनका भी नंबर बढ़ जाएगा, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी।
तो इंटेंसिटी डिपेंड करेगा ये लो वोल्टेज बैटरी पे, ज्यादा वोल्ट का बैटरी यूज करोगे, ठीक है, ज्यादा वोल्ट का बैटरी यूज करोगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल गेट इजेक्टेड, more electrons will strike this metal target and therefore more photons will get created और intensity बढ़ जाएगी। तो intensity डिपेंड कर रहा है लो वोल्टेज बैटरी पे, और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है लैम्डा मिनिमम, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है लैम्डा मिनिमम। ठीक है, बोलो क्लियर है? ओके, तो ये एक चीज ही छूटा हुआ था। अब आ जाओ वापस इस क्वेश्चन पे, देखो तो जरा क्या कह रहा है ये कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज फ्रॉम ए कूलिश ट्यूब इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है। मिनिमम वेवलेंथ जो है वो है लैम्डा सी, और के अल्फा के लिए वेवलेंथ है ये लैम्डा के। as the accelerating voltage is increased, ये बोल रहा है accelerating voltage if you increase तो क्या होगा? You have to select correct option. ये मिनिमम वेवलेंथ है लैम्डा सी, मिनिमम वेवलेंथ है लैम्डा। ऑप्शन बताइए क्या होगा? देखो अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? सॉरी, ये हैवी मेटल। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, ये इधर हैवी मेटल टारगेट था और इस साइड से इलेक्ट्रॉन गन इमिट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा था, और ये हैवी मेटल टारगेट था। ये हैवी मेटल टारगेट था। तो इनके बीच में अगर आप जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बढ़ाओगे, खैर ये डायग्राम छोड़ो, डायग्राम छोड़ो यार, ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट मोर एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उनका जो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगा, और मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? तो फोटॉन्स जो क्रिएट हो रहे हैं उनका उसका एनर्जी बढ़ेगा, और फोटॉन्स जो क्रिएट हो रहे हैं उनका एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? लैम्डा जो है वो घटेगा। तो जो लैम्डा मिनिमम है वो घटेगा, तो लैम्डा मिनिमम जो है इट विल डिक्रीज, तो लैम्डा मिनिमम विल डिक्रीज, so लैम्डा सी विल डिक्रीज। लैम्डा मिनिमम यहाँ पे दिया है लैम्डा सी, तो लैम्डा सी डिक्रीजेस। लेकिन जो लैम्डा के है, के अल्फा का जो वेवलेंथ है वो तो ऐसे रेटिंग वोल्टेज वगैरह पे डिपेंड कर नहीं रहा है, वो तो भाई मेटल वही है ना, और के अल्फा के लिए मतलब जो जंप हो रहा है वो वही हो रहा है n=2 से n=1 तक। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज चेंज करने से ये तो के लैम्डा के चेंज होगा नहीं, तो लैम्डा के इज कांस्टेंट, तो लैम्डा के कांस्टेंट है। अब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है और लैम्डा से घटता जा रहा है, तो ये जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, गैप जो है वो बढ़ता जाएगा, तो लैम्डा के माइनस लैम्डा सी इंक्रीजेस।
ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? बात समझ में आई? बताइए। लैम्डा सी घटेगा, लैम्डा के इज अ कांस्टेंट, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या? तो नेक्स्ट ये पे आप आ जाइए एंड ये क्या कह रहा है जरा देखो तो। फाइंड इन Z1 एंड Z2 विच वन इज ग्रेटर। ये देखो, दो अलग अलग ग्राफ प्लॉट किया गया, दो अलग अलग मेटल्स के लिए, और टू डिफरेंट मेटल्स। एक मेटल Z1 के लिए, एक Z2 के लिए। सो यू हैव टू टेल विच वन इज ग्रेटर। सेम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के लिए किया गया होगा। सेम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, इसीलिए देखो दोनों का लैम्डा मिनिमम जो है वो सेम है। लैम्डा मिनिमम सेम है। Z1 Z2 में कौन किसका है बताइए। विच वन इज ग्रेटर। दोनों का K अल्फा दिखाया गया है। Z1 Z2 में विच वन इज ग्रेटर। बोलिए। दोनों का K अल्फा दिखाया गया है। अच्छा देखो, K अल्फा जिसका वेवलेंथ, K अल्फा के जिसका वेवलेंथ कम है उसमें एनर्जी गैप ज्यादा रहा होगा। तो K अल्फा जो है फॉर लैम्डा 1 इज लेस। मतलब Z1, सॉरी हाँ Z1 के लिए तो K अल्फा फॉर Z1 इज लेस देन K अल्फा फॉर Z2। Z1 का जो K अल्फा है वो कम है। अच्छा, तो यानी कि एनर्जी गैप डेल्टा ई K अल्फा फॉर Z1, डेल्टा ई जो है फॉर Z1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू K अल्फा, ये ग्रेटर होता होगा देन डेल्टा ई फॉर Z2। K अल्फा की बात हो रही है, तो K अल्फा में कि Z1 के लिए लैम्डा कम है तो Z1 में एनर्जी गैप ज्यादा होता होगा। अच्छा ये बताओ, K अल्फा का मतलब हो गया n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1। n से 2 पे 1 पे, n से 2 पे 1 पे अगर जाते हैं, ये सब चीजें एनर्जी गैप वाला कल हमने देखा था, वैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ाई होगा। दोनों मेटल के लिए K अल्फा ही लिया गया है, मतलब जो जंप है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 का, इसी के बीच का एनर्जी गैप देखा जा रहा है। अच्छा, ये एनर्जी गैप जिसका ज्यादा होगा उसके लिए वेवलेंथ ज्यादा छोटा होगा। अभी बताओ, ये जो एनर्जी गैप है, E का फॉर्मूला होता है -z²/n²E0। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कल हम लोगों ने भी पढ़ा था। तो E1 जो है वो हो जाएगा -z²/1² E0, और E2 जो है वो हो गया -z²/2² E0। तो जो डेल्टा E है ये आपका हो गया E0
इंटू जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी गैप है दोनों का के अल्फा ही लिए हैं, तो दोनों के लिए ये टर्म कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ई नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है। जिसका जेड ज्यादा होगा उसके लिए डेल्टा ई भी ज्यादा होगा के अल्फा का, और डेल्टा ई ज्यादा मतलब लैम्डा कम। तो जिसका जेड ज्यादा उसका एनर्जी गैप ज्यादा। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया फाइनली, जिसका जेड ज्यादा उसका एनर्जी गैप ज्यादा, जिसका एनर्जी गैप ज्यादा उसका एच सी बाई लैम्डा ज्यादा, उसका लैम्डा कम, ठीक है। तो लैम्डा जिसका कम है उसी का जेड ज्यादा होगा। लैम्डा कम है किसका, के अल्फा का, लैम्डा 1 का, Z1 ग्रेटर देन Z2 हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अच्छा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। बनाओ यार, बना क्या क्या तुम लोग बोर हो गए लगता है।